सुन रहे हैं प्यार, नफरत और बदले की खौफनाक कहानी। वैम्पायर, एक अनदेखा शैतान, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अभिमन्यु ने अंधेरी रात में जंगल से लिफ्ट देकर अकीरा को शहर में छोड़ दिया और फिर एक पुरानी हवेली आ पहुंचा। इस हवेली के कमरे में क्लेमेंट और उसके साथी बंधे हुए थे, जिनसे अभिमन्यु ने कुछ सवाल किए, लेकिन उनके जवाबों ने उसे गुस्सा दिला दिया और इसके बाद वो कमरे की खिड़की खोलकर हवेली की छत पर चला गया। सुबह की पहली धूप आनी शुरू हो गई थी। अभिमन्यु अपनी हवेली की छत पर खड़ा हुआ था। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूते हुए गुजर रही थी। छत पर खड़ा हुआ वो हवेली से कुछ ही दूर लगे अजीब से वृक्ष को देख रहा था। वृक्ष को देखते हुए उसकी आंखों में एक अलग तरह का रूखापन दिखाई दे रहा था। वृक्ष के तने और टहनियां अजीब तरीके से गठीले थे, जैसे कि इंसानी हड्डियां और मांसपेशियां हुआ करती है। उसकी पत्तियां चटक लाल रंग की थी, पर जैसे जैसे सूर्योदय होते जा रहा था, लाल चटक रंग की पत्तियां काली हो रही थी और मुरझाकर लटकती जा रही थी। ये सूर्य के प्रकाश का असर था। रोज वो पेड़ इसी तरह मुरझा जाया करता था और सूर्यास्त के साथ ही वापस पहले की तरह जीवित हो जाया करता था। ये पेड़ कई सौ चमगादड़ों का अड्डा हुआ करता था। पेड़ को देखते हुए अभिमन्यु के चेहरे पर नफरत की लकीरें बढ़ते जा रही थी। अभिमन्यु के चेहरे पर भाव ऐसे थे जो कि साफ साफ बताते थे कि अभिमन्यु और उस वृक्ष का आपस में कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। जहां अभिमन्यु वृक्ष को देख ही रहा था, वहीं दूसरी मंजिल पर कमरे में बंधे हुए क्लेमेंट और उसके साथी खिड़की की तरफ आंखें गड़ाए हुए थे। वो कांप रहे थे। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जा रहा था, उनकी धड़कनें तेज होते जा रही थी। खिड़की पूर्व की तरफ खुलती थी, इसीलिए धूप सीधे खिड़की से अंदर आ गई थी। जैसे ही धूप की किरणें क्लेमेंट और उसके साथियों पर पड़ी, वो दर्द में तड़पने लगे। उनकी चीखें चारों तरफ गूंज गई। क्लेमेंट और उसके साथियों की चीख सुनते हुए अभिमन्यु के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। तभी अपनी उधेड़-बुन में लगे हुए अभिमन्यु को ऐसा एहसास हुआ जैसे उसे किसी ने स्पर्श किया है। ये स्पर्श नन्हे कोमल हाथों का था। इस स्पर्श को महसूस करते ही अभिमन्यु के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान दौड़ गई। उसे ऐसा लगा कि कोई मासूम बच्ची उसे अपने साथ खेलने के लिए बुला रही थी, मगर अभिमन्यु ने जैसे ही आंखें खोली, वो बच्ची गायब हो गई। अभिमन्यु जानता था कि ये उसकी पिछली याद थी, जो रह रहकर उसके सामने आती है। उन कोमल हाथों के बारे में सोचकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। इसके बाद अभिमन्यु हवेली की छत से उतरकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में प्रवेश करते ही उसने देखा कि क्लेमेंट और उसके साथी राख का ढेर बन चुके हैं। अभिमन्यु ने घृणा भरे भाव से उस राख की तरफ देखा और फिर कमरे की दूसरी तरफ चला गया। ठीक इसी समय अभिमन्यु की हवेली से काफी दूर शहर के बीचों बीच एक ऊंचे अपार्टमेंट की बालकनी से अकीरा उगते हुए सूरज को निहार रही थी। उसके हाथ में एक कॉफी का मग था। वो वहां खड़ी हुई पिछली रात के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखों के सामने सफेद लाश वाली लड़की का चेहरा तैर रहा था। उस बेचारी लड़की की लाश की सूरत में कोई सबूत उसके हाथ लगते रह गया था। वो उस तक पहुंची गई थी कि तभी उन खूंखार पिशाचों ने
उसे जलाकर नष्ट कर दिया। जैसे ही अकीरा ने उन पिशाचों के बारे में सोचा, वो कॉफी पीते पीते थम गई और चारों तरफ बसे हुए शहर को देखते हुए अपने आप से हताशा भरे शब्दों में बोली, जाने क्या हाल करेंगे वो इस शहर का। ना जाने कितने और मासूमों की जानें दांव पर लगी हुई है। हर रोज कोई ना कोई गायब हो रहा है, फिर भी इस शहर के लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सुबह अखबार में खबर पढ़ते हैं और शाम को निश्चिंत होकर सो जाते हैं। फिर एक गहरी सांस छोड़कर वो फिर बोली, जाने क्या हो गया है लोगों को। इतना कहकर अकीरा ने बालकनी से देखते हुए शहर की तरफ नजरें दौड़ाई। शहर में कुछ ही लोग थे जो ये जानते थे कि लोगों के गायब होने के पीछे की अफवाहें सिर्फ और सिर्फ अफवाहें ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा काला सच है। और शहर में खूनी वैम्पायर्स के घूमने वाली कहानियां झूठी नहीं है। इसमें से एक अकीरा भी थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से वो सब देखा था, जिसके बारे में बात करने से भी शहर के लोग घबराया करते थे। उगते सूरज की लालिमा में डूबे शहर को देखते हुए अकीरा जानती थी कि वो वैम्पायर्स अभी भी किसी न किसी अंधेरी जगह पर बैठकर काली रात का इंतजार कर रहे होंगे। अकीरा उन्हें कई बार देख चुकी थी। इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के चक्कर में कई बार तो वो बिल्कुल बाल बाल ही बची थी। पिछली रात जो कुछ हुआ उसके लिए पहली बार नहीं था, लेकिन बस पिछली ही रात ऐसी थी जब उसका सामना सीधे उन नरभक्षियों से हो गया था। अगर वो विशालकाय परिंदा वहां नहीं आता तो क्लेमेंट और उसके साथी उसका क्या हाल करते, ये सोचकर ही अकीरा के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उस विशाल परिंदे के बारे में सोचते ही अकीरा को अचानक अपनी माँ रक्षिता की याद आ गई और उसकी आंखों के सामने कुछ साल पहले का वो भयानक दृश्य तैर गया, जब उसके नाना के घर की छत पर उसे ठीक ऐसा ही एक परिंदा दिखा था और अगले ही पल वो उसकी माँ के साथ गायब हो गया था। उस भयावह दिन के बारे में सोचकर अकीरा की आंखें नम हो गई। कुछ देर बाद उसने फिर एक गहरी सांस ली और अपने आप को तसल्ली देते हुए बोली, माँ, मैं तुम्हें वापस ला कर रहूंगी। इतना कहकर अकीरा ने ठंडी हो चुकी अपनी कॉफी खत्म की और फिर एक गहरी नजर से शहर को देखते हुए कमरे की तरफ मुड़ गई। अकीरा नहीं जानती थी कि ये वही शहर है जहां उसकी माँ लगभग 30 साल पहले अपना घर परिवार छोड़कर एक नई जिंदगी ढूंढने की तलाश में आई थी। और इस शहर ने सच में उसकी माँ रक्षिता की जिंदगी बदल कर रख दी थी। उस दिन रक्षिता एक इंटरव्यू देने के लिए हॉस्टल से निकली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये दिन उसकी जिंदगी में एक नया तूफान लाने वाला था। वो बस में बैठकर अपना स्टॉप आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी उसके पास खड़े हुए कुछ लड़के उसे गंदी नजरों से घूरने लगे। वो उसे देखकर फप्तियां कसने लगे और कुछ ही पलों में वो चारों रक्षिता के एकदम करीब आकर खड़े हो गए। हैवानियत उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। रक्षिता की तो हालत खराब हो गई और वो कांपती हुई मदद के लिए आसपास देखने लगी। क्या बस में बैठा कोई भी व्यक्ति रक्षिता की मदद करेगा? क्या हुआ था 30 साल पहले अकीरा की माँ रक्षिता के साथ? जानने के लिए सुनते रहें वैम्पायर, एक अनदेखा शैतान। आप सुन रहे शैतान, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अकीरा और अभिमन्यु दोनों अपने अपने घरों में बीती रात को लेकर परेशान थे। अभिमन्यु छत पर खड़ा हुआ एक रहस्यमयी पेड़ देख रहा था, तो अकीरा को अपनी माँ
रक्षिता का ख्याल आ रहा था। अपनी माँ को इस शहर में ढूंढने के लिए आई अकीरा नहीं जानती थी कि आज से लगभग 30 साल पहले उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। कहानी इसी शहर की है। बस में बैठी हुई रक्षिता खिड़की से पीछे छूटते हुए शहर को देख रही थी। उसके हाथ में न्यूज़पेपर की एक छोटी सी कटिंग थी जिसमें एक कार के शोरूम में नौकरी का इश्तिहार था। रक्षिता उसी इश्तिहार को देखकर कार के शोरूम तक जा रही थी। वो अपने घर वालों से लड़कर इस शहर में अपनी पहचान बनाने के लिए आई थी। उसके पिता का कहना था कि ग्रेजुएशन होने के बाद शादी कर ले, मगर वो उनके फैसले से लड़कर इस शहर में अपने दम पर कुछ हासिल करना चाहती थी। इसलिए वो कार के शोरूम में नौकरी के इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। तभी खिड़की से बाहर देखती हुई रक्षिता को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सीट के बगल में खड़े हुए कुछ लड़के उसे घूर रहे थे। रक्षिता ने अपनी चुन्नी को ऊपर की तरफ खिसकाया और सहज होने की कोशिश करते हुए एक बार फिर बाहर की तरफ देखने लगी। खिड़की से बाहर देखते हुए भी रक्षिता को महसूस हो रहा था कि अभी भी उन चारों लफंगों की नजरें उस पर ही टिकी हुई है। रक्षिता धीरे धीरे काफी असहज महसूस करने लगी। बस में काफी कम लोग थे, इसलिए रक्षिता को असुरक्षा का एहसास बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद उन लफंगों ने रक्षिता को देखते हुए गाना गाना शुरू कर दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। रक्षिता ने उन लड़कों को नजरअंदाज करने का प्रयास किया, मगर वो फिर एक साथ मिलकर गाने लगे। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। चारों रक्षिता को घूरते हुए एक ही स्वर में बोले, अरे खिलता गुलाब, खिलता गुलाब। उन लड़कों की इस हरकत से रक्षिता परेशान होकर यहाँ वहाँ देखने लगी। उसने बस के चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर सबने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं दिखी कि आकर रक्षिता के साथ खड़ा हो जाए। किसी ने भी उन लड़कों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा। वहीं ड्राइवर सीट के पास बैठा हुआ एक ऊंचे कद का लड़का ये सब देख रहा था। उसके माथे पर सिकुड़न नजर आ रही थी। उसके चेहरे को देखकर लगता था कि उसे ये सब बहुत बुरा लग रहा है, मगर वो उन लोगों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इधर रक्षिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन लफंगों से कैसे दूर जाए। कुछ देर बाद वो लड़के रक्षिता के थोड़ी और नजदीक आकर खड़े हो गए और पहले से ज्यादा जोर से गुनगुनाने लगे। कांटा लगा, हाय लगा। खिड़की से बाहर देखती हुई रक्षिता ने एक हल्की नजर उठाकर उनकी तरफ देखा। वो सभी पहले से भी ज्यादा बुरी तरह से उसकी छाती पर अपनी आंख गड़ाए हुए थे। रक्षिता एक बार फिर बुरी तरह असहज हो गई। तभी रक्षिता ने देखा कि उनमें से एक लफंगा उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन इससे पहले वो लड़का रक्षिता तक पहुंच पाता उसका बस स्टॉप आ गया। रक्षिता ने जल्दी अपना बैग उठाया और उनको पार करते हुए दौड़कर बस से नीचे उतर गई। बस से उतरने के बाद रक्षिता ने एक गहरी सांस ली, मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो चारों लफंगे भी उसके पीछे पीछे बस से उतर आए थे। दूसरी तरफ बस में ड्राइवर के पास बैठा हुआ लड़का ये सब देख रहा था। अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था, लेकिन वो बस से उतर पाता इससे पहले ही बस आगे बढ़ गई। वो ड्राइवर की तरफ देखकर चिल्लाया, रोको रोको, बस रोको। बस ड्राइवर ने बिना कोई सवाल जवाब किए बस को रोक दिया। बस रुकते ही वो युवक तुरंत ही बस से नीचे उतरा और आसपास देखने लगा। उसने रास्ते के चारों तरफ नजरें दौड़ाई,
कुछ ही दूरी पर उसे वो लड़की फुर्ती में आगे बढ़ते हुए दिखाई दी। उसके पीछे वो 4 लफंगे भी बढ़े जा रहे थे। ये देखकर उस युवक का जैसे खून खौल गया। वो जोर से मुट्ठी भींचते हुए अपने आप से बातें करते हुए बुदबुदाया, सालो, अकेली लड़की को छेड़ते हो? रुको, अभी बताता हूँ। उसके बाद वो दौड़कर रक्षिता के पास जाने के लिए बढ़ा। दूसरी तरफ रक्षिता उन लफंगों से दूर जाने के लिए तेजी से चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितनी तेज चलती वो लड़के उसके नजदीक आ जाते। रक्षिता घबराई हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन अपने आप को संभालते हुए रक्षिता ने हिम्मत जुटाई और अचानक से वहीं रुक गई। रक्षिता जैसे ही रुकी, वो लड़के उसके बिल्कुल करीब आ गए। वो उसके पास आकर उसे अजीब तरह से घूर रहे थे। रक्षिता ने उनमें से सबसे आगे खड़े हुए लड़के को एक जोरदार तमाचा मारा और चिल्लाते हुए बोली, क्या है? आखिर क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मैं कहती हूँ यहाँ से चले जाओ, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? रक्षिता तमतमाई हुई उन्हें घूर रही थी, मगर फिर भी वो चारों लड़के उसे अजीब तरह से ही देख रहे थे। चारों बिना कुछ कहे उसे जस से तस घूरते रहे। रक्षिता ने तत्काल अपनी सैंडल उतारी और उनकी तरफ दिखाते हुए चिल्लाई, लगता है तुम्हें अभी भी चैन नहीं पड़ा, भरी सड़क पर चप्पल खाकर ही मानोगे। मगर वो लफंगे वहां से भागने के बजाय रक्षिता के और नजदीक आने लगे। वो अपने दांतों को पीस रहे थे। अब रक्षिता पहले से ज्यादा डर गई, लेकिन इससे पहले कि वो लड़के उसे कुछ कर पाते, बस से उतरने वाला वो युवक रक्षिता और उन लफंगों के बीच में आकर खड़ा हो गया। वो चिल्लाते हुए उन चारों से बोला, अकेली लड़की पर बुरी नजर डालते हो? रुको सालो, तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। इतना कहते हुए वो युवक फुर्ती से इन चारों को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसने जैसे ही हाथ हवा में घुमाया, चारों में से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद तत्काल दूसरे लफंगे ने भी युवक को अपनी बाहों में जकड़ लिया और बाकी बचे 2 लफंगे उसे बुरी तरह मारने लगे। युवक अकेला था और वो 4। अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो युवक गुस्से में चिल्लाते जा रहा था, छोड़ो, छोड़ो मुझे सालो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी नानी याद ना दिला दी तो मेरा नाम अभय सिंह नहीं। अपने हाथ में सैंडल लिए खड़ी रक्षिता भौचक सी सब कुछ देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस अनजान लड़के को बचाए, जो कि उसके कारण मुसीबत में फंस गया था। इस लड़के को बचाने के लिए रक्षिता क्या करेगी? क्या इन सब के चक्कर में उसका इंटरव्यू मिस हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहें वैम्पायर, एक अनदेखा शैतान। देखा शैतान सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर ना शुरू कर दिया। तभी एक युवक उसे बचाने के लिए आ पहुंचा, लेकिन उन चारों लफंगों ने उस युवक को पकड़ लिया और उसको बुरी तरह पीटने लगे। रक्षिता परेशान सी खड़ी हुई थी, मगर अभय को बचाने के लिए एक बार फिर हिम्मत करके वो लफंगों के पास आई और हाथ में ली हुई सैंडल आंख बंद करके हथियार की तरह घुमाने लगी। रक्षिता की हील वाली सैंडल उन लफंगों को बुरी तरह लगी और वो खुद को बचाने की कोशिश करने लगे। रक्षिता को गुस्से में देखकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और भीड़ ने मिलकर उन चारों को दबोच लिया। अभय जैसे ही छूटा, उसने उन लड़कों को 2-2 तमाचे मारते हुए कहा, सालो, दोबारा अगर किसी लड़की पर आंख उठाई तो खैर नहीं होगी। चलो जाओ सब, जानते हो पुलिस वाला हूँ मैं,
लड़की छेड़ने और पुलिस वाले पर हाथ उठाने के जुर्म में एक बार हथकड़ी लगा दूंगा तो जिंदगी भर जेल में ही सड़ोगे, समझे? भागो अब फौरन। भीड़ के डर से वो चारों सर झुकाए खड़े रहे और अभय की बातें सुनते रहे। जैसे ही अभय ने उन्हें जाने के लिए कहा, वो तुरंत वहां से भाग निकले, क्योंकि अगर वो वहां कुछ देर और रुकते तो भीड़ उन्हें छोड़ती ही नहीं। जैसे ही चारों गए, अभय रक्षिता के पास आकर बोला, बहुत बहादुर हैं आप। रक्षिता ने दूर जाते हुए उन चारों लफंगों की तरफ घृणा भरे भाव से देखते हुए कहा, जब आसपास ऐसे जानवर घूम रहे हो तो थोड़ा बहुत सख्त होना ही पड़ता है। इतना कहकर रक्षिता एक क्षण रुककर बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, तो पुलिस वाले हैं आप? अभय ने हिचकते हुए इसका जवाब दिया, हाँ, मैं वो पुलिस, आई मीन यस, आई एम एन इंस्पेक्टर। फिर अभय ने बात को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, अगर आप कहे तो आपको आगे तक छोड़ दूं। मगर रक्षिता ने उसे नकारते हुए कहा, पूछने के लिए थैंक्स, लेकिन वो जो कार का शोरूम देख रहे हैं वही मेरी ऑफिस है, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। शोरूम की तरफ देखते हुए अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो वहां काम करती हैं आप? रक्षिता ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी, मैं मैनेजर हूँ वहां। इतना कहते ही रक्षिता ने अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली, शायद इस डर से कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए। अभय ने चौंकते हुए कहा, अरे वाह, तो क्या नाम लिखती हैं आप मैनेजर साहिबा? रक्षिता ने फौरन कहा, रक्षिता। और आप? अभय ने फिर एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, इंस्पेक्टर अभय सिंह। जब अभय मुस्कुराया तो रक्षिता ने देखा कि अभय के गालों पर बड़े बड़े खूबसूरत डिंपल आया करते हैं। इसके साथ ही रक्षिता को उसकी कद काठी भी काफी आकर्षक लगी। वहीं दूसरी तरफ अभय रक्षिता को गौर से देख रहा था। इतनी देर में पहली बार उसका ध्यान रक्षिता के मासूम चेहरे पर गया था, मगर वो रक्षिता को असहज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो दूसरी ओर देखने लगा। कुछ पल एक दूसरे के सामने बिना कुछ कहे खड़े रहने के बाद रक्षिता ने कहा, मदद करने के लिए थैंक्स, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहते ही रक्षिता प्यारी मुस्कान के साथ अभय का धन्यवाद करते हुए वहां से चली गई। अभय उसे जाते हुए देखता रहा और जब रक्षिता बिल्कुल शोरूम के नजदीक पहुंच गई तो वो दूसरी बस का इंतजार करने लगा। दोनों इस बात से अनजान थे कि काफी दूर से कार में बैठा हुआ एक अनजान शख्स उन दोनों को घूर रहा था। रक्षिता शोरूम में चली गई तो उस आदमी ने भी अपनी कार आगे बढ़ा दी। इंटरव्यू से लौटने के बाद रक्षिता अपनी सहेली रश्मि के साथ वर्किंग वुमेन्स हॉस्पिटल के अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया, रश्मि, तुझे पता है आज तो मैं बाल बच गई। अगर वो लड़का नहीं आया होता तो जाने क्या हो जाता। लेकिन यार, आज का दिन था तो बहुत सही। सबसे पहले तो उस लड़के से मुलाकात हो गई और फिर नौकरी भी मिल गई। कोई प्रिया नाम की लड़की थी जिसने अचानक से आना बंद कर दिया, इसलिए उन्हें तुरंत ही कोई चाहिए था। फिर तेरी दोस्त रक्षिता से काबिल और कौन मिलता उन्हें। फिर अपनी बात बदलते हुए रक्षिता बोली, तुझे पता है कि उस लड़के के गालों पर बड़े बड़े डिंपल आते हैं, और तो और वो इंस्पेक्टर भी है। रक्षिता की इस बात से रश्मि ने खींच कर कहा, यही कितने बार बताएगी रक्षिता? पहले भी 4 बार तो बता चुकी है तू। रश्मि के जवाब से चिढ़कर रक्षिता कुछ सोचने लगी और फिर बोली, अच्छा चल, वो बताती हूँ जो मैंने तुझे अभी तक नहीं बताया। रश्मि ने झट से पूछा, अब क्या किया तूने? मैंने? रक्षिता इतना ही बोलकर थम गई। रश्मि उसे चिल्लाते हुए बोली, हाँ तूने, अब जल्दी बता ना रक्षिता। रक्षिता ने एक सांस में जवाब दिया, मैंने उसे कह दिया कि मैं उस कार शोरूम की मैनेजर हूँ।
रश्मि चौंकते हुए बोली, रक्षिता पागल है क्या? ये क्या किया तूने? अगर वो लड़का दोबारा मिल गया तो? रक्षिता ने अपने किए पर सफाई देने की कोशिश की। यही तो चाहती हूँ कि दोबारा मिल जाए। और क्या करती यार, एक तो इतना हैंडसम दिख रहा था वो, ऊपर से पुलिस में भी था, कुछ ना कुछ वजन तो बनाना था ना उसके सामने अपना। रश्मि ने बात टालते हुए कहा, तू और तेरी कहानी तू ही जाने, मुझे तो बस तेरी नई नौकरी की पार्टी चाहिए। पलंग पर बैठी हुई रक्षिता उठकर खड़ी हो गई और चुन्नी हाथ में लेते हुए रश्मि को चलने का इशारा करते हुए बोली, ओ मैडम, पार्टी बाद में, आज नई नौकरी लगी है, सबसे पहले मंदिर चलेंगे, उसके बाद फिर तू जो कहेगी वो खाएंगे, ठीक? रश्मि ने मन मारते हुए हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, चल तो फिर, ये कहकर वो भी उठकर खड़ी हो गई। मंदिर जाते हुए रास्ते में रक्षिता यही सोच रही थी कि जब कभी वो दोबारा अभय से मिलेगी तो उससे कैसे नजरें मिलाएगी। रक्षिता अपनी उधेड़-बुन में लगी हुई थी। तभी रश्मि बहुत एक्साइटमेंट से रास्ते में खड़ी एक लग्जरी कार को देखते हुए बोली, ओह, कितनी प्यारी है ये कार। रक्षिता ने भी कार की तरफ देखकर कहा, हाँ, है तो बहुत खूबसूरत, काश मेरी होती। इसके बाद हंसते हुए रक्षिता और रश्मि मंदिर की तरफ बढ़ गई। रक्षिता इस बात से अनजान थी कि काले कांच की इस लग्जरी कार में बैठा हुआ शख्स उसी पर निगाहें गड़ाए हुए था। दूसरी तरफ अपने घर में बैठा हुआ अभय भी यही सोच रहा था कि अगर वो लड़की दोबारा मिल गई तो आखिर उसे कैसे बताएगा कि वो पुलिस में नहीं है, बल्कि उन लोगों के सामने उसने रौब झाड़ने के लिए बोल दिया था। क्या रक्षिता की नई नौकरी उसके लिए कोई नई मुसीबत लेकर आएगी? एपिसोड आप सुन रहे आकाश शैतान सिर फोड़ने लगे थे। रक्षिता के साथ ही बस में बैठे हुए अभय ने रक्षिता को बचाने का प्रयास किया और उन लफंगों को समझाकर छोड़ दिया कर गई थी और वो अभय से दोबारा मिलने के सपने देख रही थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई था जो लगातार उसका पीछा कर रहा था। रक्षिता शोरूम जाने के लिए बस में बैठी थी और कल अपने साथ हुए वाकये को याद कर रही थी। इसके साथ ही रक्षिता कल मदद करने वाले इंस्पेक्टर अभय के बारे में भी सोच रही थी। सोच में डूबी हुई रक्षिता का बस स्टॉप कब आ गया उसे पता ही नहीं चला। रक्षिता जब बस से उतरी तो बस स्टॉप पर अभय खड़ा हुआ था। अभय को देखकर रक्षिता खिल सी गई। उसने फौरन अभय की ओर हाथ हिलाया। रक्षिता को हाथ हिलाते हुए देख अभय दौड़कर उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम यहाँ? ये कहते हुए अभय के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वो रक्षिता का ही इंतजार कर रहा था। रक्षिता ने आंखें उचकाते हुए शोरूम की ओर इशारा किया। मैं तो यहीं आऊंगी ना, वो देखो शोरूम। अभय ने शोरूम की ओर एक नजर मारी, फिर रक्षिता को देखते हुए बोला, ओह हाँ, मैनेजर साहिबा। अब अभय ने रक्षिता को मैनेजर कहा तो उसने नजरें चुरा ली। फिर वो अभय को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अभय आज भी बहुत आकर्षक दिख रहा था। तसल्ली से अभय को देखने के बाद रक्षिता ने पूछा, तुम बताओ, आज फिर यहाँ? कहीं पास में ही थाना है क्या तुम्हारा? रक्षिता के इस सवाल पर अभय कनखियां खुजाते हुए अपने आप से बोला, काहे का थाना, मैं तो तुमसे मिलने आया था। अभय क्या कह रहा था रक्षिता ने सुनने का प्रयास किया। क्या कहा तुमने? एक बनावटी मुस्कान के साथ अभय ने हिचकते हुए कहा, हाँ वो थाना,
थाना तो दूर है, यहाँ एक काम से आया था और देखो आज फिर तुम मिल गई। यहाँ से गुजरते हुए तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था, कहीं फिर किसी लफंगे ने तंग तो नहीं किया ना। रक्षिता ने फिर आंखें उचकाई। कोई तंग करता तो उसे मैं छोड़ती क्या? वैसे एक ही दिन में कुछ ज्यादा ही चिंता नहीं होने लगी तुम्हें मेरी? अभय ने बहुत गंभीरता भरे स्वर में कहा। क्या करूं, मैं हूं ही कुछ ऐसा। खूबसूरत लोगों की बहुत फिक्र रहती है मुझे। ये कहते हुए अभय ने रक्षिता की आंखों में देखा। पल भर के लिए दोनों की आंखें टकराई, फिर दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। इसके बाद दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हुए वहां से चले गए, लेकिन एक दूसरे का ख्याल उनके दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा था। इसके कुछ दिनों में दोनों 2-3 बार और मिले और उनके बीच हल्की फुल्की दोस्ती भी हो गई। रक्षिता खूबसूरत होने के साथ साथ अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा जिम्मेदार थी, इसीलिए सेल्स गर्ल के रूप में हायर होने के बाद भी वो शोरूम के कई और जरूरी काम करने लगी थी। एक सुबह शोरूम आने के बाद रक्षिता बस आकर खड़ी ही हुई थी कि तभी अचानक से उसने शोरूम में हलचल होते हुए देखी। सभी सुव्यवस्थित एक लाइन में खड़े हो गए, जैसे किसी खास व्यक्ति का स्वागत कर रहे हों। रक्षिता ने उत्सुकता से गेट की तरफ नजर घुमाई। उसने देखा कि गेट से 33-34 साल का एक व्यक्ति प्रवेश कर रहा था। उसके चेहरे पर काफी अलग अलग तरह का आकर्षण था। चेहरे की दाढ़ी अच्छे से सेट थी। उसने नीले रंग का वेस्टर्न फॉर्मल सूट पहना था। वो काफी आकर्षक और अमीर नजर आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे थे जैसे वो किसी से चिढ़ा हुआ हो। जैसे ही वो व्यक्ति शोरूम के अंदर आया, शोरूम के मैनेजर ने उसे एक बुके सौंपा और उसका अभिवादन करते हुए कहा, आइए आइए तरु सर, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? दूर खड़ी रक्षिता ये सब देख रही थी। उसके बाद वो भी बाकी स्टाफ के साथ जाकर उस खास व्यक्ति के स्वागत के लिए खड़ी हो गई और उसने खुसफुसाते हुए साथ में खड़ी अपनी सहकर्मी अर्चना से पूछा, कौन है ये? तू जानती है क्या इसे? अर्चना ने रक्षिता के इस सवाल पर उसे ऐसे घूरा जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। फिर खुसफुसाते हुए ही उसने जवाब दिया, पागल है क्या रक्षिता, तू इन्हें नहीं जानती? अरे शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक है तरु चौधरी। इनकी कई कंपनियां चलती हैं। शहर का हर दूसरा आदमी इन्हें जानता है। अर्चना का जवाब सुनकर रक्षिता तरु की तरफ देखते हुए बोली, साफ साफ बोलना, बड़ी मछली है, इसीलिए बॉस इतना आव भगतने लगे हुए हैं। रक्षिता के इस जवाब से अर्चना खिलखिला उठी। तरु को कार देखते हुए काफी देर हो चुकी थी, मगर उसे कोई भी कार पसंद नहीं आ रही थी। उसके चेहरे पर पूरी तरह से सपाट भाव थे। इससे ये समझना काफी मुश्किल था कि आखिर तरु को कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है और कौन सी नहीं। मैनेजर ने तरु की पसंद जानने की कोशिश की। सर, एक बार आप अगर मुझे बता दें कि आपको कैसी गाड़ी चाहिए तो मैं और अच्छे से आपको बता पाता। तरु बहुत रूखे स्वर में बोला, मैंने कहा ना कि मुझे ये गाड़ी मेरी वाइफ को बर्थडे पर गिफ्ट करनी है, तो गाड़ी भी सबसे खास होनी चाहिए, समझे? मैनेजर ने तुरंत ही एक गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, तो फिर सर ये वाली गाड़ी देखिए, ये प्रो मॉडल है और काफी कम लोग ही इसको ऑन करते हैं। ये आपकी चॉइस के हिसाब से बेस्ट रहेगी सर। जिस समय मैनेजर तरु को उसकी डिमांड की हुई कार दिखा रहा था, ठीक उसी समय रक्षिता उनके नजदीक से गुजरी और तरु का ध्यान कार पर ना जाकर रक्षिता की तरफ चला गया। मैनेजर ने उत्सुकतावश पूछा, सर तो कैसी लगी आपको ये गाड़ी? तरु के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, सो ब्यूटीफुल। जब तरु ने ये कहा तो वो रक्षिता की तरफ देख रहा था। तरु का जवाब सुनकर मैनेजर ने खुश होकर पूछा, तो सर फिर इसे ही फाइनल समझे? तरु ने हिचकते हुए जवाब दिया, हाँ इसे ही फाइनल करो, थोड़ी देर में मेरा मैनेजर डॉक्यूमेंटेशन के लिए आ जाएगा। कार फाइनल करने के बाद तरु शोरूम से चला गया। तरु के जाने के बाद मैनेजर भागा हुआ रक्षिता के पास आया और बोला, रक्षिता ये कार फौरन रेडी करवाओ और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है मिस्टर तरु के मैनेजर के साथ बैठकर फाइनल करवा देना। रक्षिता ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ओके सर। उसके बाद मैनेजर ने कुछ सोचकर इशारा करते हुए कहा, और हाँ याद रखना, हमें ये गाड़ी परसों तक डिलीवर करनी है, हो सके तो तुम भी साथ चली जाना। रक्षिता ने सिर हिलाते हुए फिर दोहराया, ओके सर। तरु की गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स दूसरे दिन ही कंप्लीट हो गए। कार डिलीवर करने के लिए काम करने वाला महेश
पिछले 3 दिनों से शोरूम पर नहीं आ रहा था। महेश ने अचानक ही आना बंद कर दिया था। किसी को भी उसकी खैर खबर नहीं थी। महेश की जगह कार डिलीवर करने के लिए शोरूम में काम करने वाला आतिश कार लेकर गया। क्योंकि मैनेजर का आदेश था, इसलिए रक्षिता को भी उसके साथ जाना पड़ा। रक्षिता शहर से कुछ दूर बने हुए फार्म हाउस में खड़ी थी। उसके हाथों में एक खूबसूरत बुके था। रक्षिता फार्म हाउस को देख मन ही मन बुदबुदाई, घर तो बड़ा शानदार है, काश तेरा होता रक्षिता। तभी रक्षिता की तरह ही फार्म हाउस को देखते हुए आतिश ने पूछा, इतना बड़ा घर और एक भी नौकर चाकर नहीं, अजीब है ना मैडम? आतिश की बात पर गौर करते हुए रक्षिता बोली, हाँ बात तो सही है, खैर हमें क्या। इतना कहते हुए रक्षिता बुके लेकर बड़े से दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने 2 बार दरवाजा खटखटाया और इंतजार करने लगी, लेकिन किसी के आने की कोई भी आहट सुनाई नहीं दी। रक्षिता एक बार फिर दरवाजा खटखटाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसे कांच पर हाथ पटकने की आवाज सुनाई दी। घबराकर रक्षिता पीछे हटी तो उसने देखा कि दरवाजे से बगल वाली खिड़की पर एक औरत की हथेली जमी हुई थी। जैसे ही हथेली पीछे हुई, एक बिखरे बालों वाली औरत झांकते हुए दिखाई दी। उसे देखकर रक्षिता को लगा जैसे वो औरत उससे कुछ कहना चाह रही है। कौन थी वो रहस्यमयी औरत? क्या तरु के घर में रक्षिता कोई परेशानी में पड़ने वाली थी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।